हेलो एवरीवन, वेलकम टू जिम क्लासेस। आज की क्लास में बात करेंगे सीपीसीटी के प्रीवियस पेपर के बारे में। ये पेपर हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं मैंने कई बार बताया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। हम इन पेपर को सॉल्व करने के आधार पे आने वाले क्वेश्चंस को तैयार करते हैं। इन क्वेश्चंस में आए गए ऑप्शंस को अच्छे से समझते हैं ताकि इनसे रिलेटेड कोई दूसरे क्वेश्चन आए तो हम इजीली उनको सॉल्व कर पाओ, सिलेबस के आसपास ही रहें। तो चलिए, आपने अगर वीडियो नहीं देखे तो आप पिछली वीडियो जरूर देखें। ये पेपर 17 सितंबर 2022 का हम सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है, विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है। देखिए, विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या है, तो पहला हमें ये पता चाहिए विंडो क्या होती है। जब भी आप खोलते हैं, जैसे कि आपने स्टार्ट पे क्लिक किया तो जो ओपन होता है उसे विंडो बोलते हैं। हिंदी में विंडो का मतलब खिड़की होता है। इसी तरह से कंप्यूटर के अंदर जब भी कुछ ओपन होता है उसे हम विंडो बोलते हैं। जैसे अगर आपने पेंट ओपन किया तो पेंट की एक स्क्रीन आपके सामने आएगी, उसे हम विंडो बोलते हैं। आपने कोई गेम ओपन किया तो उसकी जो स्क्रीन होगी उसे हम विंडो बोलेंगे। तो विंडो आपको समझ में आ गया। अब उस विंडो को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। उस छोटे बड़े करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं वो ये होते हैं। पहला होता है मिनिमाइज, दूसरा होता है मैक्सिमाइज और तीसरा होता है क्लोज। क्लोज से तो आप सभी वाकिफ हैं कि इससे हम बंद कर सकते हैं। क्लोज का शॉर्टकट अल्टर F4 होता है, अल्ट प्लस F4 शॉर्टकट होता है क्लोज का। और मिनिमाइज का मतलब होता है कि हम सारी एप्लीकेशंस को, यानी कि इस विंडो को मिनिमाइज करके कहाँ ले जाएंगे, नीचे। तो विंडो मतलब जो भी ओपन होता है, जैसे नोटपैड आपने ओपन किया तो नोटपैड की विंडो है, वर्डपैड ओपन किया तो वर्डपैड की विंडो है। और हर एक विंडो के टाइटल बार में 3 बटन आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें एक मिनिमाइज होता है, एक रीस्टोर या मैक्सिमाइज होता है और एक क्लोज। अब देखिए, मैं इसको प्रैक्टिकली आपको नोटपैड पे समझा देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ही ना आए। नोटपैड हमने ओपन किया, ये याद रखें, इसे हम टाइटल बार बोलते हैं। ऊपर वाली लाइन है जिस पर टाइटल दिखाई देता है फाइल का, इसे हम मेन्यू बार बोलते हैं, कई बार पूछे जाते हैं। ये इंसर्शन या कर्सर, इसे कर्सर बोलते हैं, इसे इंसर्शन पॉइंट। ये क्वेश्चन आया था यहाँ से। तो ये होता है मिनिमाइज, ये होता है मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज का मीन्स होता है इसको बड़ा करना। और जब ये बड़ा हो जाता है तब इसी बटन को रिस्टोर बोला जाता है, इसलिए यहाँ पे दो दे रखे हैं, रिस्टोर मैक्सिमाइज। तो मैक्सिमाइज मतलब मैक्सिमाइज करना, मतलब बड़ा करना। और मिनिमाइज मतलब नीचे डेस्कटॉप पे आ जाएगा, ये नीचे की तरफ टास्क बार पे आ चुका है। अल्ट प्लस टैब से हम इसे ओपन कर सकते हैं फिर से। और क्लोज से आप जानते हैं क्लोज हो जाएगा। और रीस्टोर करने का शॉर्टकट क्या है, विंडो की के साथ अप एरो की। विंडो की के साथ कीबोर्ड पर अप एरो की जैसे हम दबाएंगे तो देखिए फुल स्क्रीन हो गया। और कंट्रोल डी, विंडो की के साथ डी दबाने पे आप सीधा डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं, यानी कि सारी एप्लीकेशन मिनिमाइज हो जाती हैं। तो ये आपको याद रहेगा। इसमें पूछा गया था विंडो को मैक्सिमाइज करने का मतलब क्या होता है, उसे पूरी क्षमता तक भरना नहीं, इतना बढ़ाना कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए, बिल्कुल सही है। सिर्फ एक जैसी फाइलों को अंदर रखना नहीं, उसे रिसाइकल में ड्रैग करना बिल्कुल नहीं। इतना बढ़ाना है कि डेस्कटॉप पर फिट हो जाए। डेस्कटॉप क्या होता है, जो बाहर की स्क्रीन होती है इसे हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। मेरे डेस्कटॉप को आप देख पा रहे हैं, ये डेस्कटॉप है पूरा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेस्कटॉप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक फाइल में लिखा सूत्र है जो MS एक्सेल में स्वतः गणना करता है, फंक्शन, समीकरण, टेम्पलेट, चार्ट। तो देखिए आंसर तो फंक्शन ही साफ साफ दिख रहा है, बट होता क्या है ये। तो एक फंक्शन पहले से लिखा सूत्र है, एक फंक्शन पहले से लिखा सूत्र है जो कि MS एक्सेल में स्वतः गणना करता है। देखिए फंक्शन कुछ नहीं है, फंक्शन का मतलब होता है जैसे कि आपके सामने मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया सम। तो ये सम क्या है, एक फंक्शन है। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर पहले से कोड लिखा गया है, यानी पहले से एक पूरा सेट लिखा हुआ है कि ये कैसे काम करेगा। इस तरह से अगर हम लिख देंगे यहाँ पे ABG, तो ये भी एक फंक्शन है। इसके अलावा अगर हम लिख देंगे MAX, जो मैक्सिमम नंबर्स को निकाल के देता है, इसकी रेंज जो भी होगी उसके आधार पर। इस तरह के हम क्या बोलते हैं, नहीं फंक्शंस बोलते हैं। उसी सीरीज में अगर मैं बात करें, यहाँ पे एक वेबसाइट है कंप्यूटर हिंदी नोट्स, इस पर भी कई सारे फंक्शंस दिखाए गए हैं। आप इस लिंक को इस वेबसाइट पे जाकर, मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन दिए गए हैं, आप एक बार इनको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे, क्योंकि फंक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। बाकी है सिंपली ऐसे सम, एवरेज, मैक्स, कुछ मैं बता देता हूँ आपको। इसके अलावा इसमें जो होते हैं वो काउंट होते हैं। काउंट मतलब गिन के बता देगा उस रेंज में कितने नंबर्स हैं। और एक होता है मिन फंक्शन, जो सबसे छोटी संख्या दिखा देगा। इसके अलावा इसमें और भी बहुत सारे होते हैं। इसमें हम बात करते हैं इफ़ फंक्शन, जो लॉजिकल ऑपरेशंस में परफॉर्म किए जाते हैं इफ़ की कंडीशंस में। और इसके अलावा इसमें सीलिंग फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन, मतलब आप जैसे फॉर्मूला बोल सकते हैं। तो पहले से लेकर सूत्र होता है जो एक्सेल में फंक्शन की तरह काम करता है। अब फॉर्मूला और फंक्शन में अंतर क्या है, ये फंक्शन है। फॉर्मूला कैसे होता है, जैसे कि आपने मल्टीप्लाई करना है तो C2 इंटू D2, तो ये एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये कोई फंक्शन नहीं है। हाँ, इसी को अगर मैं एक सेट बना दूं तो ये क्या बन जाएगा, फंक्शन। तो एक्सेल के अंदर कई सारे फंक्शन पहले से डिफाइन है और हम खुद के भी फॉर्मूला बना सकते हैं। और बने बनाए फॉर्मूले के सेट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो पहले से लेके सूत्र को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन। तो इसका आंसर फंक्शन है। फंक्शन मतलब जो कोई फंक्शन परफॉर्म करता है, वो कुछ भी फंक्शन हो सकता है। जैसे एवरेज वाला फंक्शन एवरेज निकालेगा, सम निकालेगा,
और सम एस की फंक्शन सम स्क्वायर रूट निकालने के बाद उन सबका सम कर देगा, जो भी इसके अंदर वैल्यूज आएंगे उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। पीडीएफ एक फाइल फॉर्मेट है जिसका मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो फाइल फॉर्मेट हमें बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई इमेज अगर है, तो इमेज का जो फाइल फॉर्मेट होता है वो क्या होता है, हम सभी जानते हैं जेपीजी, ठीक है, पीएनजी, इसी तरह से जीआईएफ, बीएमपी, ये सब किसके इमेज टाइप फॉर्मेट है, इमेज के। ऐसे मान लीजिए कोई वीडियो अगर है, तो हम सभी जानते हैं वीडियो के टाइप होते हैं MP4, 3GP, है ना, इसके अलावा MKV फॉर्मेट, ये सब किसके टाइप है, वीडियो के। इस तरह से अगर हम बात करें फाइल्स में, तो फाइल में से MS वर्ड की फाइल है तो उसका फाइल टाइप होगा DOCX नए वर्जन में, और पुराने वर्जन में DOC, यानी कि ये MS वर्ड का फाइल टाइप है। इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंशंस। क्या बोलते हैं, एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन क्या होते हैं, जो फाइल के टाइप को बताते हैं। एक्सेल का एक्सटेंशन क्या है, तो XLS, एक्स नए वर्जन में और XLS पुराने वर्जन में। इसी से पावर पॉइंट का है PPT X नए वर्जन पे, 2003 के वर्जन पे PPT है। तो 2003 में DOC है, XLS है, PPT, और 2003 के बाद जितने भी नए वर्जन आए सब में DOC X ऐड हो गया सब में। PDF का एक्सटेंशन PDF, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का मतलब होता है ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में ओपन इजीली किया जा सकता है। अब जैसे आपने एक्सेल में कुछ बनाया, अब उसे आप एक्सेल में सेंड करेंगे तो मोबाइल डिवाइस में एक्सेल ओपन नहीं होता, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी, आपको अलग से ऐप्स इंस्टॉल करनी पड़ेंगी। बट PDF एक ऐसा व्यू होता है जो हर डिवाइस में सपोर्टेड होता है, इसलिए इसको पोर्टेबल बोला जाता है। पोर्टेबल का मतलब होता है जिसको आसानी से कहीं भी ले आया जा सके, और ऐसा डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट है जिसको एडिट नहीं किया जा सकता। तो सबसे ज़्यादा ऑफिसों में हर जगह PDF आपको देखने को मिलता है। तो आपको पता होना चाहिए फाइल टाइप है DOCX, XLS, PDF, PPT, वीडियो के लिए, इमेज के लिए। यहाँ पे मैंने एक चार्ट बताया, इसमें भी आप समझ सकते हैं। इस चार्ट में से आप देखेंगे तो TXT, टेक्स्ट ऑनली, इसका फाइल टाइप होता है, इसे बोलते हैं फाइल एक्सटेंशन। डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग में DOCX का यूज़ करते हैं PDF के लिए। इमेज के लिए देखिए PNG, JPG, TIF, WAV। ऑडियो के लिए MP3 का हम यूज़ करते हैं। तो आप अगर इसको पढ़ लें, बाकी जो मैंने बताया जाता है इनसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे। जिस सिस्टम प्रारंभिक अवस्था में शुरू होता है यानी उसे चालू किया तो उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है, तो आपने ध्यान दिया होगा, कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में कम से कम 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट या फिर 30 सेकेंड, ठीक है, या फिर कुछ कंप्यूटर 12 सेकेंड लेते हैं स्टार्ट होने में, ठीक है। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो कितना भी सेकंड ले सकता है, उसमें एवरेज आपको बता रहा हूँ कि 1 मिनट के अंदर ये स्टार्ट हो जाता है कंप्यूटर। अचानक से स्टार्ट क्यों नहीं होता, 1 मिनट में आखिर होता क्या है। तो देखिए 1 मिनट में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। 1 मिनट इरेजर से मैं इसको मिटा देता हूँ। तो देखिए कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो 1 मिनट में स्टार्ट क्यों होता है, ऐसी क्या प्रोसेस होती है इसके अंदर, वो हम समझ लेते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जो डेटा सेव होता है, हम सभी जानते हैं कि हमारे पास दो तरह की मेमोरी प्राइमरी मेमोरी में आती है, एक आती है रोम और एक आती है रोम। तो रैम और रोम दो हमारे पास मेमोरी है। रैम का काम होता है कंप्यूटर स्टार्ट, रैम का काम होता है जो आपका मॉनिटर है। मैं एक बार और समझाऊँ, रैम मैंने काफ़ी बार समझाया है। ये आपका मॉनिटर है, ठीक है, ये आपका CPU है, ठीक है। CPU और ये हमने मान दिया, ठीक है। CPU मतलब मेरा मतलब है प्रोसेसर, ठीक है, जो आपका प्रोसेसर है। CPU जो कि उस सिस्टम यूनिट के अंदर लगा होता है, मदरबोर्ड के अंदर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो CPU लगा हुआ है मदरबोर्ड में, मदरबोर्ड में लगी हुई है यहाँ पर रैम, ठीक। अब आपकी स्क्रीन पे जो भी आपको दिखाई देता है वो सब कहाँ से आता है, रैम से, ओके। और रैम में कहाँ से आता है डेटा, रैम में डेटा आता है यहाँ से, इसे क्या बोलते हैं हम, हार्ड डिस्क। तो सभी जानते हैं स्टोरेज डिवाइस हार्ड डिस्क होती है, तो हार्ड डिस्क से डेटा कहाँ आता है, रैम पर, और रैम से का डिस्प्ले होता है मॉनिटर पे। लेकिन ये कब होता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने के बाद। लेकिन जब कंप्यूटर शुरू होता है तब मदरबोर्ड में एक रोम होती है, रोम एक चिप होती है जिसके अंदर एक छोटा सा प्रोग्राम इंस्टॉल होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करने में मदद करता है। ये छोटा सा प्रोग्राम लोड होकर कहाँ जाता है, रैम पर, ठीक है। यानी कि हम ऐसा समझ पा रहे हैं कि कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो पहले डेटा कहाँ से आता है, रोम से, रोम से कहाँ पर आता है, रैम पर। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होना शुरू हो जाता है तब डेटा हार्ड डिस्क से कहाँ पर आता है, रैम पर। आता तो रैम पर ही है, और रैम से फिर कहाँ दिखाई देता है हमें, मॉनिटर स्क्रीन पर। तो स्टार्टिंग के समय जब ब्लैक कलर की स्क्रीन आती है इस तरह की, ये डेटा कहाँ से आ रहा है, रोम से, ना कि हार्ड डिस्क से। अगर आप कंप्यूटर से हार्ड डिस्क निकाल देंगे तब भी ये मैसेज आता रहेगा, क्यों, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर द्वारा रोम में पहले से लिखा गया है। इसलिए इसको बोलते हैं रीड ऑनली मेमोरी, क्योंकि कंपनी ने इसको लिखा है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, आप केवल इसको रीड कर सकते हैं। इतना क्लियर है। अब रीड ऑनली मेमोरी का डेटा कहाँ आएगा, रैम पर। उसके बाद कंप्यूटर में ये प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम करता क्या है, आखिर जो रोम के अंदर इंस्टॉल है, ये प्रोग्राम पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, यानी कि पावर ऑन होते ही एक सेल्फ टेस्ट स्टार्ट कर देता है। उस सेल्फ टेस्ट के अंदर बायोस को चेक किया जाता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी कि
इस कंप्यूटर से जुड़े हुए सारे डिवाइसेस सही तरीके से कनेक्ट है या नहीं, सही तरीके से वर्क कर रहे हैं क्या नहीं। अगर वर्क कर रहे हैं तो कंप्यूटर आगे की प्रोसेस स्टार्ट करेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर देके कंप्यूटर रुक जाएगा और आगे नहीं स्टार्ट होगा। जैसे कि इसने चेक किया कि हार्ड डिस्क सही से कनेक्ट है या नहीं, फिर यहाँ पे CD DVD राइटर चेक किए, इसके अलावा कुछ और अगर अदर हार्डवेयर होते हैं उन्हें चेक करेगा, कीबोर्ड माउस को चेक करेगा, सब कुछ ओके होने पे ये आगे बढ़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे एरर शो कर देगा। तो रोम क्या है? रोम एक मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है, जिसमें डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर स्टार्ट होने में जो मदद करता है। स्टार्ट होते समय पावर ऑन सेल्फ टेस्ट करता है, इसमें बायोस को चेक करते हैं, और ये सब काम किस पे होता है? रैम पर। और आता कहाँ से डेटा? रोम से। उसके बाद जैसे ये प्रोसेस पूरी होती है ब्लैक स्क्रीन की, फिर जो आपके सामने विंडो लिखा आता है वो सारा डेटा हार्ड डिस्क से आपके सामने आ रहा होता है। तो आपको याद रहेगा रैम रोम के काम क्या है। तो जब सिस्टम प्रारंभिक अवस्था में यानी स्टार्टिंग में जब शुरू होता है, इसे आप इंग्लिश में पढ़ लिया करें, वहाँ हिंदी इंग्लिश दोनों के ऑप्शन मिलते हैं, चालू किया जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? कोल्ड बूटिंग। अब कोल्ड बूटिंग का दो तरह की बूटिंग्स होती है, इसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। और वार्म बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर स्टार्ट हो जाता है तो हम अल्ट्रा कंट्रोल रीड दबा के कंप्यूटर को हैंग होने पर उसे फोर्सली रिस्टार्ट करते हैं। इस तरह के प्रोसेस को हम वार्म बूटिंग बोलते हैं। इसे हम कोल्ड बूटिंग बोलते हैं क्योंकि ऑटोमेटिक होने वाली बूटिंग है। सॉफ्ट बूटिंग ऐसा कुछ नहीं होता, मैजिक बूटिंग कुछ नहीं होता, वार्म बूटिंग होता है और कोल्ड बूटिंग होता है। बूटिंग के दो टाइप्स होते हैं, वार्म स्टार्ट होने के बाद होता है, कोल्ड स्टार्ट होने से पहले, यानी कंप्यूटर जब स्टार्ट हो रहा होता है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल एक मान्य वैलिड ईमेल का पता है? ये तो हम रोज ही देख रहे हैं। तो ईमेल आईडी ऐसी तो नहीं होती, ईमेल आईडी इस तरह से होती है, यानी कि नाम होगा आपका, बीच में एक @ होगा, यहाँ पे फिर सर्वर नेम जिससे आपका कनेक्ट हो रहा है, यहाँ डोमेन होगा। जैसे हम जीमेल में देखते हैं हमारा, जैसे xyz@gmail.com। तो यहाँ पे gmail.com, तो जीमेल वो सर्वर कंपनी है, और यहाँ पे मैंने एक डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की है। जैसे कि एक नाम है यहाँ पे, तो ये तो यूज़र नेम है, ये तो कुछ भी हो सकता है, यूनिक होता है बस ये। किसी ने ये नाम लिया तो आप नहीं ले पाएंगे। उसको अलग करता है सर्वर नेम और अपने यूज़र नेम को। एक सिंबल है, याद रहे इसे हम नहीं पढ़ते, इसे हम पढ़ते हैं 8 जब ईमेल आईडी पूरी पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि xyz@gmail.com। हाँ, सिंगल अगर पढ़ेंगे तो इसे पढ़ेंगे, बट किसी आईडी के साथ इसे हमेशा 8 पढ़ा जाता है। इसके बाद मेल सर्वर। मेल सर्वर का मतलब होता है जैसे कि जीमेल एक मेल सर्वर है, जहाँ पे सारा डेटा सेव होता है, उस वेबसाइट का नाम जहाँ पे हमने ये अकाउंट बनाया है। तो उन्होंने एक सिल्वर स्टार ग्राफिक्स करके एक ईमेल आईडी यूज़ की। और .com क्या है? डोमेन। .com, .in, .org ये डोमेन होते हैं जो वेबसाइट को रजिस्टर्ड करते हैं। तो इस वाले पार्ट को डोमेन बोलते हैं, इस वाले पार्ट को सर्वर, इस वाले पार्ट को सिंबल, और ये आपका यूज़र नेम होता है। यूज़र नेम हमेशा यूनिक होता है, ये यूनिक नहीं होता है, ये सिमिलर हो सकते हैं। जैसे gmail.com एक सिमिलर सर्वर है, सिमिलर हो सकता है, .com भी सिमिलर हो सकता है, बस ये यूनिक होता है, हर आईडी में ये बदलेगा, बाकी सब सिमिलर हो सकता है। निम्नलिखित में से कौन एक वेब ब्राउजर है? तो वेब ब्राउजर क्या होते हैं? जिस पे आप नेट चलाते हैं उसे हम वेब ब्राउजर बोलते हैं। वेब ब्राउजर में आपके सामने देखिए इंटरनेट एक्सप्लोरर, जिसका नाम बदल के अब माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया है। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो चुका है और इसका अपडेट वर्जन माइक्रोसॉफ्ट एज आ चुका है, जो माइक्रोसॉफ्ट का है। मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज, देखिए यहाँ पे भी शो कर रहा है, तो अब ये जो है जा चुका है और इसकी जगह ये वाला आ चुका है। यूसी ब्राउजर, डक डक गो, कई बार सीटेट एग्जाम पूछा गया है डक डक गो क्या है ना। तो डक डक गो एक सर्च इंजन भी है और डक डक गो एक वेब ब्राउजर भी है। गूगल क्रोम भी एक ब्राउजर है, गूगल एक सर्च इंजन भी है और गूगल क्रोम एक ब्राउजर है। एप्पल सफारी, ओपेरा, ब्रेव, तो ये क्या है? यहाँ पे ये एक ब्राउजर्स है। तो ओपेरा एक ब्राउजर है, याहू ब्राउजर नहीं है, ये सर्च इंजन है। जीमेल एक ईमेल अकाउंट भेजने के लिए जीमेल सर्विस प्रोवाइड करता है। और 7-zip एक जिप फाइल फोल्डर सॉफ्टवेयर होता है जो फाइलों को जिप करता है। तो इसका सही आंसर है ओपेरा। ओपेरा क्या है? यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक वेब ब्राउजर है जिस पर हम इंटरनेट को चलाते हैं या इंटरनेट पर सर्फिंग करते हैं। MS एक्सेल फॉर्मूला का आउटपुट क्या है? यदि सेल B25 की वैल्यू A लॉरेम इंसोन लॉरेम टेक्स्ट, ये तो एक डमी टेक्स्ट है। इन्होंने बोला है कि अगर हम किसी सेल के अंदर ऐसा कुछ लिख देते हैं जिसमें फालतू के स्पेस हो कई सारे, ये फालतू के स्पेस हो कई सारे, तब ये फॉर्मूला लगाने पे क्या होगा? तो देखिए नॉर्मल सी बात है, इस फॉर्मूले से क्या होता है, ट्रिम फॉर्मूला फालतू के जो स्पेसेस हैं इनको रिमूव कर देता है। तो इसका आंसर ये वाला होने वाला है क्योंकि इसमें स्पेसेस नहीं है, तो ये नहीं करेगा, ये भी नहीं होगा, ये भी। ट्रिम क्या करता है? ट्रिम मतलब काटना, तो फालतू के स्पेसेस को काट देगा, हटा देगा और नॉर्मल कर देगा मैटर। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है? ट्रिम फंक्शन अननेसेसरी स्पेसेस को हटा देता है। B25 के अंदर जो लाइन लिखी हुई है इसमें से फालतू स्पेस को रिमूव कर देगा ट्रिम। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वह भाषा इसे कंप्यूटर समझ और निष्पादित कर सकता है उसे क्या कहा जाता है? कई बार डिस्कस कर चुके हैं, उसे मशीनी भाषा बोलते हैं। कंप्यूटर को एक ही भाषा में आती है, मशीनी भाषा से हम बोलते हैं 0 और 1। बात करते हैं हम यहाँ पे मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज की। तो मशीनी लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज जो हम लैंग्वेज यूज़ करते हैं,
असेंबली लैंग्वेज और एक होती है मशीनी कोड। देखिए मशीन को तो समझ में आती है मशीनी कोड। फर्स्ट जनरेशन पे हम मशीनी लैंग्वेज ही यूज़ करते थे। कंप्यूटर को हम 0101 में निर्देश देते थे जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। तो हमने अपनी सुविधा के लिए डेवलप कर लिया असेंबली लैंग्वेज, जिसमें हमने 010 के कोड बना लिए शॉर्ट में इस तरीके से। एल का मतलब होता है मान लो इतना बड़ा कोड होगा, डी ए का मतलब ये कोड होगा, ऐसा हमने छोटे छोटे कोड बना लिए। तो ये लिखा वाले इतना सा है लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है, मतलब इसमें कई सारे हमने सेट बना दिए इस तरह से, तो जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए। तब कंप्यूटर को जब हम एल देते हैं तो कंप्यूटर को ये समझ में आता है इतना बड़ा कोड। लेकिन एल देने पे कंप्यूटर को ये कोड कैसे समझ में आ सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को तो केवल मशीनी भाषा आती है। तो इसको समझाने के लिए हमने बीच में असेंबलर लगाया। असेंबलर में ये लिखा हुआ है कि एल का मतलब क्या होता है, एल का मतलब ये होता है। तो अगर हम कंप्यूटर को देंगे एल तो वो ये समझेगा, क्यों, असेंबलर उसको कन्वर्ट कर देगा उसके लिए। तो असेंबलर क्या है, एक तरह का ट्रांसलेटर। यहाँ से हम कुछ भी लिखेंगे उसको कन्वर्ट कर देगा मशीनी भाषा में, और मशीन जब कुछ आउटपुट देगी तो ये वापस से उसे कन्वर्ट कर देगा हमारे सिंबॉलिक लैंग्वेज में यानी असेंबली लैंग्वेज में। बट ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट थी, तो हमने डेवलप की हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज होती है जो आजकल हम देखते हैं। जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है C++, पाइथन, जावा, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज को ही सपोर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज में अगर मैं लिखूंगा वाइल, प्रिंट, इफ, नॉर्मल इफ मतलब एक इंग्लिश वर्ड ही हम बोल सकते हैं इसको, एल्स। तो एल्स का मतलब क्या है, तो यहाँ एल्स का एक बाइनरी कोड इस कंपाइलर के पास पहले से मौजूद है। तो अगर कोई लिख रहा है एल्स तो कंप्यूटर के पास जा रहा होगा इस तरह का एक कोड, एक बड़ा सा कोड होगा 101010 में। तो एल्स लिखने पे ये कोड कंप्यूटर को मिलेगा, कंप्यूटर समझ जाएगा, फिर वापस से कंप्यूटर आउटपुट देगा जिसे हम वापस से कन्वर्ट करेंगे अल्फाबेट्स में और उसको डिस्प्ले कराएंगे। कंपाइलर इंटरप्रेटर दोनों ही क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, और असेंबलर असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर पूरे प्रोग्राम को एक बार में कंपाइल कर देता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कंपाइल करता है, यानी एक लाइन के बाद दूसरी लाइन इस तरीके से। मतलब पहले पूरा प्रोग्राम आप लिख लो और फिर अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो उसे बोलते हैं कंपाइलर, और एक लाइन लिख ली फिर वो कंपाइल हो गई, फिर एक लाइन लिख ली फिर वो कंपाइल हो गई, तो इसे बोलते हैं इंटरप्रेटर। तो मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज में आपको याद रखना है ये सब बातें। तो वह भाषा निष्पादित कर सकता है उसे क्या बोलते हैं, मशीनी भाषा। कंप्यूटर समझ और निष्पादित करता है, कंप्यूटर की भाषा समझ सकता है, मशीनी भाषा। हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, अंग्रेजी भाषा तो कुछ है ही नहीं, और असेंबली। तीन तरह की भाषा होती है, मशीनी, उच्च स्तरीय और असेंबली। हाई लेवल लैंग्वेज इसको बोलते हैं उच्च स्तरीय को, असेंबली लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है, मिडिल लेवल लैंग्वेज, और मशीनी भाषा को बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेज। तो आप कंफ्यूज ना हो, लो लेवल, हाई लेवल, मिडिल लेवल, या फिर इसे बोला जाता है फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, इसे बोला जाता है सेकंड जनरेशन लैंग्वेज, और इसे बोला जाता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। तो इसमें भी आप कंफ्यूज ना हो, याद रहे। नेक्स्ट है कंप्यूटर के संदर्भ में फेट का अर्थ क्या है, तो फेट का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। क्या होता है फाइल एलोकेशन टेबल, जो भी डेटा मेमोरी के अंदर सेव किया जाता है वो किसी न किसी मेथड से सेव किया जाता है, और इसी एक मेथड का नाम है फैट, फाइल एलोकेशन मेथड। ऐसे कई सारे और भी मेथड होते हैं, NTFS भी होता है, फाइल एलोकेशन टेबल भी होता है, तो इसका तो फुल फॉर्म है आप याद रखें, फाइल एलोकेशन टेबल। कंप्यूटर के सभी भागों को एक साथ जोड़ने के लिए एक एकल मंच के रूप में कार्य करता है। तो बहुत अच्छे से हम सब जानते हैं मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को इस तरह का दिखाई देता है जो सभी पार्ट्स को जोड़ के रखता है। इसको हम पोर्ट्स बोलते हैं, सॉकेट्स होते हैं इसके अंदर, पोर्ट्स होते हैं जो सभी पार्ट्स को, डिवाइस को आपस में कनेक्ट करते हैं। तो इसका आंसर तो आपको याद ही रखना है, मदरबोर्ड होता है। हम काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं पहले भी इसके बारे में। नेक्स्ट है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल को लेयर होती है। OSI मॉडल आपने पढ़ा होगा अगर आपने कंप्यूटर सब्जेक्ट लिया होगा कॉलेजेस में, अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में OSI मॉडल्स जो हैं वो, और ऐसे कोकोमो मॉडल भी डिफाइन किए गए हैं। OSI मॉडल के अंदर 7 लेयर्स बताई गई हैं। फिजिकल लेयर बोलते हैं इसको, डेटा लिंक लेयर होती है, नेटवर्क लेयर होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब ये जो क्वेश्चन है ये कुछ आपके CPCT लेवल का क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका MSc लेवल का, MCA लेवल का। ये क्वेश्चन बस यहाँ पूछा जा रहा है CPCT में, तो इसके लिए तो मुझे नहीं लगता आपको नॉलेज होगी, लेकिन अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगर आपने MSc या इस तरह से तैयारी करते हैं तब ये क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए थे। बट ठीक है, इन्होंने जो ज़्यादा अंदर डिटेल में नहीं पूछा, इतना ही पूछा है कि कितनी लेयर्स होती हैं। तो OSI मॉडल में 7 लेयर होती है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, तो इसको तो आप याद ही रखें, क्योंकि इसका कंसेप्ट समझने में थोड़ा अलग ही प्रोसेस है। अगर आप कहेंगे कमेंट्स कर बताएंगे तो मैं इसका अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। नीचे दी गई दशमलव संख्या को बाइनरी समतुल्य क्या है, तो कई बार हमने डिस्कस किया है, फिर से कर लेते हैं। 64 का हमें निकालना है बाइनरी। बाइनरी का मतलब होता है जो 0101 है। तो इसको 2 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये, रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे, रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे, फिर रिमाइंडर बचा 0, फिर हम इसको निकालेंगे, फिर रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे, फिर रिमाइंडर बचा 0, फिर हम निकालेंगे,
और फिर बचा रिमाइंडर 0 और ये 1 का 1 ऐसे लिख देंगे और इसको लिख देंगे हम उल्टे क्रम में ऐसे। तो इसका आंसर क्या होगा 1, देखिए 1 0 0 0 0 0, तो ये इसका आंसर है। तो आप किसी भी नंबर का बाइनरी ऐसे निकालते हो, उस नंबर को 2 से डिवाइड करते जाओ, जो रिमाइंडर आता है उसे लिखते जाओ और फिर उल्टा करके लिख दो, वो आपका बाइनरी नंबर बन जाएगा। और इस बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं इसी को वापस से लिख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसको आपको उल्टा लेके जाना है, कैसे? यहाँ 0 से, तो 0 में मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 0 का, प्लस 0 मल्टीप्लाई करो 2 की पावर 1 का, एक एक पावर बढ़ाते जाना है और प्लस करते जाना है और मल्टीप्लाई करते जाना है, 2 की पावर 2 का, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 का, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 4 का, प्लस 0 इंटू 2 की पावर 5 का। कितने जीरो हमारे पास? 1 2 3 4 5 6। तो एक और होगा प्लस 0 इंटू 2 की पावर 6 और प्लस 1 इंटू 2 की पावर 7, क्योंकि 1 भी आ गया हमारे पास। अब इन सबका आंसर तो 0 हो जाएगा, बस 2 की पावर 7 हमें निकालना है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस 8 तो ये हो गया 6, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 64। तो आपका आंसर आ गया वापस से। तो आप डेसिमल से बाइनरी में और बाइनरी डेसिमल में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। नंबर सिस्टम का वीडियो है, आप उसको जरूर देखें, तो उसमें और डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। फ्लोर 134 19, तो फ्लोर क्या होता है? तो पहले हम पता चाहिए फ्लोर क्या होता है। फ्लोर मतलब होता है सतह, जैसे हमारा फ्लोर होता है, और सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत। तो सीलिंग मतलब होता है ऊपर, फ्लोर मतलब होता है नीचे। मतलब इसको उससे कोई लेना देना कर रहा हूँ कि फ्लोर मतलब होता है नीचे और सीलिंग मतलब होता है ऊपर, बस इस वर्ड को ऐसे याद रखें। अब अगर मान लिया आपके सामने लिखा है फ्लोर और यहाँ लिखा है 15 और कोमा 6, तो देखिए फ्लोर का मतलब क्या होता है? फ्लोर का मतलब होता है कि 6 के मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर, फ्लोर मतलब नीचे की तरफ, जैसे कि मैंने बोला 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 18 तो ऊपर चला जाएगा, तो इसका आंसर होगा 12। तो 12 जो है वो 6 के टेबल में आता है नीचे की तरफ। अगर मान लो फॉर्मूला होता है बराबर सीलिंग, सीलिंग और 15 कोमा 6, तो हम ये बोल रहे हैं 6 के टेबल्स में वो नंबर लिखो यहाँ पे जो आता हो। तो 15 तो नहीं आता, 6 18 आता है, तो यहाँ पे 18 कर देंगे। तो ये हमेशा बढ़ाता है, हमेशा कम करता है फ्लोर मल्टीप्लिकेशन में। यानी कि हमें इसका ऐसा पता कर सकते हैं, ऐसा कोई नंबर हमारे सामने दिया गया है और हमें पता करना है कि इसका वो नंबर निकालो 10 से डिवाइड होता हो। तो 10 से डिवाइड होने वाले नंबर के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? हमें ये बताना पड़ेगा हम इसे कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। अगर हम बढ़ा सकते हैं तो हम सीलिंग का यूज़ करेंगे, कम कर सकते हैं तो फ्लोर का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे 19 के टेबल में 134 नहीं आता, तो हमने फ्लोर लिख दिया। तो 134 को इतना कम किया जाएगा कि 19 के टेबल में आएगा। तो 133 19 के टेबल में आता है। अब देखिए 152 तो हो ही नहीं सकता, ऊपर है। 7 और 1 तो बहुत कम हो जाएगा, जो कि 19 के टेबल में नहीं आते, तो आंसर है 133। तो फ्लोर मतलब मल्टीप्लिकेशन टेबल में वो नंबर आए। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर का। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्रकार की वोलेटाइल अस्थिर मेमोरी? तो वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो तरह की मेमोरी होती है। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जिनको अस्थिर बोला जाता है, साफ साफ लिखा है। तो रैम में डेटा अस्थिर ही होता है, पावर ऑन होता ही रहता है, पावर ऑफ होते ही डेटा चला जाता है। जबकि रोम अभी थोड़ी देर पहले बताया परमानेंट मेमोरी होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। डिस्क्रिप्शन है, दिस टाइप्स ऑफ मेमोरी लूज ऑल ऑफ इट्स डेटा व्हेन इट्स पावर सोर्सेज टर्न ऑफ। यानी कि टर्न ऑफ होते ही सारा डेटा चला जाता है। इस तरह की मेमोरी को हम वोलेटाइल मेमोरी बोलते हैं। रैम, कैश, रजिस्टर, इस तरह की मेमोरी इसके एग्जांपल्स हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या है? जिसमें डेटा सेव रहता है पावर कट होने पर भी, यानी पावर अगर लॉस हो गया तब भी डेटा सेव रहेगा। इसके अंतर्गत SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी कि SSD, हार्ड डिस्क HDD, रीड ऑनली मेमोरी यानी कि रोम, और USB पेन ड्राइव्स वगैरह जो आती हैं CD, ये सब क्या होते हैं? नॉन वोलेटाइल मेमोरीज होती हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब होता है इसके एक तरह से, जैसे कि मान लीजिए वंस कॉम्प्लीमेंट हमें निकालना है, तो वैसे अगर देखेंगे कॉम्प्लीमेंट निकालने का तरीका बहुत आसान होता है। अगर मान लो आपको दिया गया 1001, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो बहुत सिंपल है, आप इसको उल्टा करके लिख दें बस 01010, ये उसका वंस कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो देखिए ये है नंबर, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट कितना होगा? तो 1 क्या करते हैं 0, इसे करते हैं 1, तो यानी कुछ ऐसा होगा 01010001। बस ये हो गया वंस कॉम्प्लीमेंट। देखिए मैच कर रहा है 01010001। वंस कॉम्प्लीमेंट होता है उसका अपोजिट करना है बाइनरी नंबर का। आपसे पूछ लेगा टूस कॉम्प्लीमेंट, तो कुछ भी नहीं करना आपको, पहले इस नंबर का वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है, जो कि निकल गया। अब इसी में आपको ऐड कर देना है +1, तो इसका टूस कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। टूस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे? 01010001, इसके +1 करना है आपको। तो 1 और 1 0 होता है बाइनरी में, फिर ये 1 कैरी आएगा, फिर 0010101, तो ये आ गया टूस कॉम्प्लीमेंट। इस तरह से आप वंस और टूस कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। यहाँ पे एक करके ही बताया हुआ है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। अगला है, निम्न में से कौन प्रिंटर मुद्रण के लिए रिबन का प्रयोग करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है वो
रिविन का यूज़ करता है। बाकी लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, 3D प्रिंटर ये रिविन का यूज़ नहीं करते। लेजर स्प्रे इंक स्प्रे करता है और ये लेजर प्रिंटर ब्लिंक पाउडर लेजर की किरणों से प्रिंट करता है, जबकि ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक मुद्रण के लिए रिविन का प्रयोग करता है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे और क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।